हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में बताया जा रहा है कि 1857 का विद्रोह विदेशी सत्ता के खिलाफ भारत के संघर्ष के इतिहास में 1857 का विद्रोह एक युगांतकारी घटना है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व के खिलाफ एक शताब्दी से चल रहे तीव्र विरोध की लंबी परंपरा का चरमोत्कर्ष था। इससे पहले केवल छुटपुट स्थानीय बगावतें और विरोध हुए, लेकिन 1857 का विद्रोह विस्तृत और बड़े पैमाने पर हुआ। कई केंद्रों में सिपाहियों ने बगावत कर दी। इसके साथ ही आंतरिक उपद्रव शुरू हो गए। फ्रेंड्स, हम देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि विद्रोह के क्या कारण रहे हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण रहे, तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले आर्थिक कारण। सबसे पहले बताया जा रहा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में बताया गया है कि भारी करारोपण से किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। साहूकार और व्यापारी नए जमींदारों के रूप में उभरे। कारीगरों और दस्तकारों के संरक्षण के स्रोतों को समाप्त कर उस पर कब्जा कर लिया गया। कुओं वारंटों का बारंबार उपयोग कर कई जमींदारों को उनके जमीन से विस्थापित कर दिया गया। तो आर्थिक कारण में क्या था कि किसानों पर भारी भरकम कर लगाए गए, भारी करारोपण हुआ। साहूकार और व्यापारी नए जमींदारों के रूप में उभरे। कारीगरों और दस्तकारों के संरक्षण के स्रोतों को समाप्त कर उस पर कब्जा किया गया और कुओं वारंटों का बारंबार उपयोग कर कई जमींदारों को उनके जमीन से विस्थापित कर दिया गया। तो ये आर्थिक कारण रहा। फ्रेंड, हम आगे देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में बताया जा रहा है कि प्रभावी नियंत्रण की नीति, सहायक संधि और हड़प नीति जैसी राजनीतियां थीं। प्रभावी नियंत्रण की नीति, सहायक संधि और हड़प नीति जैसी नीतियां बनाई गईं। कुप्रशासन के संदर्भ में 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया गया। आगे हम देखते हैं स्थानीय राजकुमारों के नाम मात्र प्राधिकार को छीनने की कोशिश की गई और उनकी पेंशन को बड़ी मात्रा में घटा दिया गया। सतारा, नागपुर, संबलपुर 1850 ईस्वी में, सतारा 1848 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में और झांसी पर 1953 ईस्वी में हड़प नीति का उपयोग करके कब्जा कर लिया गया। आगे हम देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या रहा। तो अंग्रेजों का नस्लीय वर्ण और उनकी श्रेष्ठता की सोच के साथ ईसाई मिशनरी की गतिविधियां। सामाजिक धार्मिक सुधार जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा। मस्जिदों और मंदिरों की भूमि पर करारोपण करने का सरकार का निर्णय। विधायी उपाय जैसे धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 में यह घोषित किया गया कि धर्मांतरण के कारण संपत्ति के अधिकार से बेटे को वंचित नहीं रखा जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बताया जा रहा है अन्य कारण। अन्य कारण में बताया जा रहा है प्रशासनिक कारण, यानी कि कंपनी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42 ईस्वी, पंजाब युद्ध 1845 से 49 ईस्वी, क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 और संथाल विद्रोह 1855 से 57 में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तत्कालीन कारण था कि भारतीय सिपाहियों में असंतोष की भावना फैल गई थी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सिपाहियों में असंतोष। भारी मात्रा में जो भारतीय सिपाही थे उनमें असंतोष की भावना फैल गई थी। जातिगत और सांप्रदायिक चिन्हों को पहनने की मनाही तथा पुरोहितों की धर्मांतरण गतिविधियों की अफवाहें फैली हुई थी।
जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अनुसार बंगाल सेना के सभी भावी सिपाहियों को यह वचन देना था कि सरकार की जरूरतों के अनुसार उन्हें सेवा के लिए कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है, जबकि जो भारतीय सैनिक थे वो समुद्र के पार यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में नहीं जाना चाहते थे। ब्रिटिश सहकर्मियों की तुलना में आसमान पारिश्रमिक और सिंध एवं पंजाब में सेवाओं के दौरान विदेशी सेवा भत्ता देने की अस्वीकृति। ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह का लंबा इतिहास था, जैसे बंगाल में 1764, वेल्लोर में 1806 ईस्वी में, बैरकपुर में 1825 में और अफगान युद्ध 1838 से 42 के दौरान। देखते हैं कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की परेड के दौरान मंगल पांडे ने भीषण और बाघ दो सैनिकों की सैनिक थे, इनकी हत्या कर देते हैं। सैनिक क्या कह सकते हैं, ये जनरल थे इंग्लैंड के, यानी ब्रिटिश जनरल थे और इनकी ये हत्या कर देते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में सैन्य बगावत की शुरुआत हो जाती है, जबकि क्रांति की तिथि 31 मई रखी गई थी। क्रांति की तिथि 31 मई रखी गई थी, लेकिन 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैन्य बगावत की शुरुआत होती है। 23 अप्रैल 1857 ईस्वी को तीसरी लाइट कैवेलरी के 80 सिपाहियों द्वारा कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने पर उनका कोर्ट मार्शल हुआ। 11 मई 1857 ईस्वी में सिपाहियों का जत्था दिल्ली पहुंचा। 42 साल के बहादुर शाह जफर को शाह-ए-हिंदुस्तान यानी भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। आगे देखते हैं विद्रोह का प्रसार और विद्रोह में कौन कौन से नेता शामिल हुए और उन नेताओं को दमन करने वाले अंग्रेजों के यानी सैनिक कौन थे। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली। नेता दिल्ली के बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान थे। यहाँ पर दमनकर्ता आर्कडेल, विल्सन, निकोलस और सर जॉन लॉरेंस था। बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे अपनी प्रिय रानी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। 7 नवंबर 1862 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है और ऐसा कहा गया है कि रंगून में गोली मारकर बहादुर शाह जफर, जो ये द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके 3 छोटे पुत्रों को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर जनता के सामने गोली मार दी गई। आगे देखते हैं बरेली। बरेली के नेता थे खान बहादुर। फैजाबाद के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। जून 1858 ईस्वी में हुई एक मुठभेड़ में अहमदुल्ला को मार दिया गया। कानपुर के नेता थे नाना साहब। कानपुर के नेता थे नाना साहब। नाना साहब को हार का सामना करना पड़ा और वो नेपाल चले गए और कानपुर में जो दमन करता थे सर ह्यू व्हीलर और सर कॉलिन कैंपबेल। आगे देखते हैं लखनऊ। लखनऊ की नेता थी बेगम हजरत महल और यहाँ के दमनकर्ता थे हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, सर कॉलिन कैंपबेल। बेगम हजरत महल ने नेपाल में पलायन कर लिया। आगे देखते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर के नेता थे कुंवर सिंह और उनका भाई था अमर सिंह और दमनकर्ता थे विलियम टेलर और विंसेंट आई। कुंवर सिंह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट हम देखते हैं झांसी। झांसी की नेता थी रानी लक्ष्मीबाई और यहाँ के दमनकर्ता थे सर ह्यू रोज। नाना साहब की करीबी तात्या टोपे ने कानपुर में हार के बाद रानी का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु
17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के युद्ध के दौरान हुई एक जमींदार दोस्त ने धोखा देकर तात्या टोपे को उनकी नींद के समय ही अगवा कर दिया और 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। आगे देखते हैं विद्रोह विफल होने के कारण। क्या कारण रहा कि 1857 का विद्रोह सफल ना हुआ? अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव, यानी कि एकता का अभाव। देश का पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भाग अधिकतर अप्रभावित रहा, यानी कि वहां पे क्रांति नहीं हुई। विद्रोह मुख्य रूप से भारत के केंद्रीय भाग में सीमित रहा। समाज के सभी वर्गों से सहयोग का अभाव, यानी कि पढ़े लिखे भारतीयों, साहूकारों, तालुकदारों और व्यापारियों ने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया और साथ ही बहुत से भारतीय राजाओं ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। उदाहरण के लिए ग्वालियर के सिंधिया और होलकर के सिंधिया। समन्वय के अभाव में कमजोर नेतृत्व, यानी कि मुख्य नेता जैसे तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई अपने अंग्रेज विरोधियों जैसे लॉरेंस बंधु, जॉन निकलसन आदि के रण कौशल की तुलना में उतने निपुण नहीं थे, यानी कि युद्ध में ये इतने निपुण नहीं थे जितने कि अंग्रेज। भारतीय सैनिकों के पास पुराने हथियार थे। आमतौर पर वे तलवारों और भालों से लड़ते थे। उनके पास गोलियां और बंदूकें बहुत कम थी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सैनिक प्रशिक्षित थे तथा एनफील्ड राइफल्स और विद्युत टेलीग्राफ से लैस थे। और अन्य कारण रहा कि पंजाब में इस विरोध का उद्भव नहीं हुआ। इस कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में तैनात ब्रिटिश सेना को विद्रोह का सामना करने के लिए अन्य जगह पर तैनात किया गया। गोरखा सिपाहियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। आगे देखते हैं विद्रोह के दमन के बाद किए गए परिवर्तन। जब विद्रोह का दमन हुआ उसके बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ, किन किन चीजों का परिवर्तन किया गया, हम ये देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले कि भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की शासिका घोषित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की एक अतिरिक्त उपाधि दी गई जो क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन हुआ, जिसे 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद द्वारा सहयोग दिया जाता था। भारतीय सेना को पूर्ण रूप से पुनर्गठित किया गया। इसमें यूरोपीय लोगों का अनुपात अधिक था और ये तोपखाने व मैदानों में सेना की कार्मिक आवश्यकता के लिए उत्तरदायी थे। स्थानीय राजाओं से सहयोगी के रूप में समर्थन प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए, परंतु भारत में क्रूरता से विजय पाने की नीति को त्याग दिया गया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों में भारतीयों की अधिक सहभागिता के साथ प्रशासनिक बदलाव किए गए। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को छोड़कर सभी विद्रोहियों को बिना शर्त क्षमादान दिया गया। अंग्रेजों ने सामान्य जनता के लिए बांटो और राज करो की नीति का पालन करना आरंभ किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों के खिलाफ रूढ़िवादी नजरिया अपनाया। आगे देखते हैं 1857 की विद्रोह का क्या महत्व रहा। तो अलग अलग वर्गों की समस्याओं को आवाज मिली। अलग अलग वर्गों के समस्याओं, जो अलग अलग वर्गों के लोग थे, हर व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहे थे, जो नेता थे, उन सभी का एक उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना या फिर भारत को स्वतंत्र कराना, बल्कि वो अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। कोई दत्तक पुत्र यानी गोद के लिए लड़ रहा था, तो कोई अपने राज्य के लिए लड़ रहा था, तो कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था। तो अलग अलग वर्गों की समस्याओं को आवाज मिली। इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बाद के चरणों को प्रेरणा दी। इसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी बीजों का समावेश था, लेकिन इस विद्रोह में
संयुक्त राष्ट्रीयता और राष्ट्र की संकल्पना सम्मिलित नहीं थी। इसके बारे में केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लिखा गया व चर्चा की गई, जैसे कि बेंजामिन डिज़रायली, कार्ल मार्क्स आदि के द्वारा। और इससे भारतीय प्रशासन, विधायिका और कार्यपालिका के ढांचे में सुधार हुआ। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सभी स्तरों जैसे सामान्य लोगों, सिपाहियों और नेताओं में पूर्ण सहयोग रहा। आगे देखते हैं हिंदू मुसलमान एकता। 1857 की घटना ये दर्शाती है कि 1858 से पहले भारत में सांप्रदायिकता नहीं थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सभी स्तरों पर जैसे सामान्य लोगों, सिपाहियों और नेताओं में पूर्ण सहयोग रहा। सभी नेताओं ने बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट के रूप में स्वीकार किया। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों व विद्रोहियों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया। उदाहरण के लिए गौ हत्या का तत्काल निषेध। नेतृत्व में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। उदाहरण के लिए नाना साहब के पक्ष में राजनीतिक प्रचार के विशेषज्ञ अजीमुल्लाह थे। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई को अफगान के सैनिकों का समर्थन प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि विद्रोह की क्या प्रवृत्ति रही और विद्रोह के बाद किन किन लोगों ने विद्रोह को क्या क्या टाइटल दिया, क्या क्या शीर्षक दिया। देखते हैं, सबसे पहला बताया जा रहा है कि 1800 स्वतंत्रता समर वीडी सावरकर ने इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। इन्होंने इसे प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नियोजित संग्राम के रूप में व्याख्यायित किया। एम एस सेन, इन्होंने बुक लिखी 1857 और इन्होंने कहा कि इनका मानना था कि यह विद्रोह शुरू तो धर्म की लड़ाई के रूप में हुआ था, लेकिन अंत तक आते आते यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, इन्होंने इसे ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना, क्योंकि देश का अधिकतर भाग इससे अप्रभावित रहा और लोगों के कई वर्गों ने स्वतंत्रता की इस लहर में भाग ही नहीं लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी फेमस बुक है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने 1857 के विद्रोह को अनिवार्य रूप से एक सामंती विद्रोह माना, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी विद्यमान थे। एम.एन. रॉय, इनके अनुसार यह विद्रोह व्यावसायिक पूंजीवाद के खिलाफ सामंतवाद का आखिरी संघर्ष था। आर.पी. दत्त, इन्होंने इसे विदेशी आधिपत्य के खिलाफ किसानों के विद्रोह के रूप में देखा। जेम्स आउटरम कहता है कि हिंदुओं की विपत्तियों से फायदा उठाने की मुसलमानों की एक साजिश थी ये। और ए.बी. चौधरी कहते हैं कि यह विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लिए लोगों के कई वर्गों का पहला संयुक्त प्रयास था। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी रही, ये चीज़ें आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अन्य इसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार को प्रस्तुत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।